नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेशन में। मैं आज आपको स्वागत करता हूं आधुनिक भारत से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार औपनिवेशिक काल में भारत पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रभाव पड़े और उसका भारतीय समाज एवं अन्य परिप्रेक्ष्यों में क्या असर हुआ, उसके दूरगामी परिणाम किस प्रकार के थे, उसने भारत पर अपने क्या छाप छोड़े, क्या प्रभाव हुआ और यह भारत के हितों के संदर्भ में किस प्रकार एक लंबे समय तक उसे प्रभावित करते रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर की भूमिका के बारे में। भूमिका के बाद फिर मैं बताऊंगा इसकी अवधारणा और उसके बाद इसके राजनीतिक मूल्यों के बारे में और उसके प्रारंभिक प्रभाव किस प्रकार से पड़े इनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, भूमिका जो आप आंसर में लिखेंगे उसमें आप बताएंगे उपनिवेशवाद के बारे में। उपनिवेशवाद वास्तव में था क्या, इसे याद रखिएगा। आधुनिक विश्व की जब हम बात करते हैं तो विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में इसे काउंट किया जाता है, इसे सम्मिलित किया जाता है, जिसे हम उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कॉलोनी का मतलब ही हो जाता था कि एक शक्तिशाली देश, विशेष रूप से आप कहें तो यूरोपीय देश जो हैं, वो पिछड़े हुए देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते थे, वहां के संसाधनों का दोहन एवं करते थे और उससे अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाते थे। इसी के संदर्भ में यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र जो थे, उन्होंने किन देशों या आप कह सकते हैं किन कॉन्टिनेंट्स को अपना टारगेट बनाया, किन कॉन्टिनेंट्स को अपने कंट्रोल में लिया। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। एशिया में आप जानते हैं भारत, चीन जैसे देश थे। अफ्रीका में पूरा का पूरा अफ्रीका ही था, उसका प्रभाव आज भी दिखता है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे उसे जब बांटा गया तो कुछ इस तरह से बॉक्सेस के फॉर्म में वो दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्केल दिया और स्केल से उन एरियाज को बांट दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो नियंत्रण था, ये उपनिवेशवाद की सोच के पर आधारित था, जिसमें उनका पहला कॉन्सेप्ट, पहली प्रायोरिटी इसी बात पर रहती थी कि किस प्रकार से वो अपने हितों को पूरा कर पाए। उसके बाद फिर आ जाता है आपका लैटिन अमेरिका। यहाँ पर भी उसी प्रकार से शोषण के स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप अलग अलग देशों की बात करें तो अनेक देशों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व ये स्थापित करते थे। राजनीतिक कहने का मतलब है कि ये मुख्य रूप से वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते थे और अपनी जरूरत एवं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वहां पर अपने पसंद के व्यक्ति को अपॉइंट किया करते थे। आर्थिक अगर रूप में कहें तो आर्थिक रूप में वहां पे रुपए पैसे का जो भी लेन देन होता था, उन सभी का कंट्रोल इनके हाथों में रहता था। तो इसका भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। सांस्कृतिक प्रभुत्व भी हमें इसी स्वरूप में देखने को मिलता है। और फिर इसका मुख्य उद्देश्य भी हमें देखने को मिलता है, जो कि है उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम, बाजार, इनके उपयोग के रूप में। उपनिवेशों का वो प्रयोग कैसे करते थे? यहाँ के प्राकृतिक संसाधन लेते थे, उसे यूरोप में बनाते थे प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स। उसके लिए जो मजदूरी होती थी वो भी भारत के ही लोगों को प्रयोग करके कराया जाता था, जो प्रोसेसिंग और बाकी की चीजें हैं इंडिया में या फिर जो उपनिवेश है वहां पर। और फिर उसके बाद उसे तैयार कर मतलब उसी देश में ले आकर बेच दिया जाता था जहां से उसे बनाया गया। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने फायदे और अपने हितों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उनका उपयोग किया। नेक्स्ट उसके बाद फिर यहाँ आगे बताया जा रहा है कि अपने देश की आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना भी उनका उद्देश्य होता था। ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे का कारण उनका ये होता था कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य ही यही होता था कि वो अपने देश के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की पूर्ति करना चाहते थे। कैसे आर्थिक हितों की पूर्ति? तो यहाँ पे याद रखिएगा, पैसे कमाते थे। पैसे कमा करके वो किसका जीवन जो होता था उसको बेहतर बनाते थे, किसकी जीवन शैली बेहतर हो जाती थी? तो हर उस व्यक्ति की जीवन शैली बेहतर हो जाती थी जो यूरोप में रह रहा था। तो ये उनका पहला होता था। और इसका शोषण का खामियाजा कौन भुगतता था? वो देश जहां से ये सामान लाए जाते थे। राजनीतिक शक्ति के रूप में हमें देखने को मिलता है, तो राजनीतिक शक्ति में हम आसानी से देख पाते हैं कि किस प्रकार वो उस देश की संरचना का नियंत्रण अपने हाथों में रखते थे। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो चीजें चल रही थी, ये ऐसा नहीं कि किसी एक दिन चली और उसके बाद समाप्त हो गई। औपनिवेशिक शासन के आरंभ में 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है और 1947 ईस्वी तक ये सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। इसी अवधि में ब्रिटिश शासन जो है, इसने भारत में राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, विधिक प्रणाली यानी कि न्याय कानून की जो व्यवस्था है, नागरिक अधिकार,
शासन संबंधी विचार तथा राजनीतिक चेतना, इन सभी को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। इनके प्रभावों के बारे में बोला जा रहा है कि इन्होंने आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अनेक प्रभावों ने भारतीय समाज को राजनीतिक रूप से पराधीन बना दिया, असमानता तथा शोषित रूप में भी इसे आगे बढ़ाया। कहने का मतलब है, कोई भी देश जहां पर किसी दूसरे देश के लोग आकर के उसका संसाधनों का दोहन करें, उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, ऐसे देशों में पूरे तरीके से जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों के शोषण के साथ ही साथ उनकी जो सामाजिक संरचना होती है, वो सामाजिक संरचना पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये अपने कल्चर को उसके ऊपर थोपने लग जाते हैं, जिससे कि वहां के लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में एशिया के एक देश का आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां पे क्या हुआ, लोगों के बीच में लंबे बाल रखने का प्रचलन था। मेल्स जो हैं वो कैसे रखते थे, तो वो लंबे बाल रखते थे। उनको क्या बोला गया कि लंबे बाल नहीं रखना है, छोटे बाल रखना है। क्यों? क्योंकि यूरोपीय नियंत्रण वहां पे था, और इसकी वजह से उनका जो कल्चर था, उस कल्चर में लंबे बाल के कॉन्सेप्ट को हटा करके सीधा क्या कर दिया गया, छोटे बाल कर दिया गया, जिसका प्रभाव लंबे समय के बाद वहां के लोगों को भुगतना पड़ा। उनकी कल्चर की आइडेंटिटी जो थी वो पूरे तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये डिफरेंसेस, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। असमानता, असमानता देखने को मिलता है, मतलब लोगों के बीच में विभाजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अमीर अपने आप को और ज्यादा अमीर समझता है, तो वो अपने से गरीब को कुछ समझता ही नहीं है अपने आगे। शोषण का रूप देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से शोषित समाज जो है वो बड़े पैमाने पर उभर करके आता है, और उसका शोषण जो है वो कौन करता है, ऊपर का तबका, और इस प्रकार से ये समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। अनदर, फिर उसके बाद पॉइंट आता है राजनीतिक वैल्यू के बारे में, जिसे हम पॉलिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। तो पॉलिटिकल वैल्यूज क्या हो जाते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत वे हैं जो किसी समाज की शासन प्रणाली, सत्ता प्रयोग, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को आधार बनाते हैं। औपनिवेशवाद ने इन मूल्यों को अपने हितों के अनुसार परिवर्तित भी किया था, और आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास में इन्होंने अप्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक चेतना जब लोगों के बीच में आ जाती है, तो लोग हर चीज पर सवाल करते हैं कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे के उद्देश्य क्या है, उसके हित क्या है, अहित क्या है, उसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इन चीजों को लेकर के नागरिक अधिकारों का आधार भी बनता है। तो ये महत्व यहाँ दिखता है। उपनिवेशवाद की जो अवधारणा थी उसमें क्या बताया गया, तो उसमें यह प्रक्रिया के रूप में उभरी उपनिवेशवाद, और इसमें शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण किया जाता था, उसके संसाधनों का दोहन, प्रशासन और समाज के संचालन में वो अपने हितों का प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए भारत, भारत का अगर आप उदाहरण लेते हैं तो भारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारत में जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने भारत में आकर के बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया, जिसे लोग आज भी देख पाते, जैसे रेलवे। तो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, क्या उसके पीछे उनकी ये मंशा थी कि भारत को समृद्ध बनाना? इसका जवाब है नहीं, वो भारत को अमीर नहीं बनाना चाहते थे। उसके पीछे का उनका उद्देश्य साफ था कि अगर हम भारत में क्या करेंगे, रेलगाड़ी बनाएंगे, तो रेलगाड़ी से पहले जो छोटे अमाउंट में हमारा सामान जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार में इंडिया से यूरोप अगर लकड़ी का एक पीस या एक ब्लॉक अगर वो लेकर जाते, तो उससे उनका एक काम होता। लेकिन जब रेलवे बन गया, तो एक बार में हजारों की संख्या में लकड़ी के ब्लॉक्स जो है उनको वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, यूरोप ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके वो वहां पे बड़े पैमाने पर रेलवे लाइन बिछा सकते थे। तो रेलवे लाइन जो बिछाई गई, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, शोषण पर आधारित था। दूसरा, उसके बाद फिर अनदर आ जाता है, रेलवे लाइन को अगर हटा दिया जाए तो अनदर और भी चीजें थी। उन्होंने भारत में खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत में किसानों पर जोर लगाया कि खेती करो। अब खेती करो तो लोगों को लगा कि चलो खेती करेंगे तो बहुत फायदा होगा, चलो खेती को और बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन रियलिटी ये थी कि खेती को बढ़ावा तो दिया, देने के लिए उन लोगों ने बोला, लेकिन किस चीज के लिए, अपने पसंद की क्रॉप के लिए। और वो ऐसी क्रॉप जो लंबे समय में जो भूमि है उसको पूरी तरह बंजर बना दे। जैसे एक इलाके के किसान को बोला गया कि नील उगाइए, जबकि नील के लिए वो खेती अच्छी नहीं है, लेकिन उसको नील उगाने के लिए बोला गया। और दूसरे तरफ दूसरे जगह के किसानों को बोला गया अफीम उगाइए। क्यों? क्योंकि अफीम वहां से आसानी से एक्सपोर्ट की जा सकती थी दूसरे देशों में। तो ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, या ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता था कि किसी देश के या राष्ट्र की जनता को अच्छे तरीके से
उद्धार करना है, बल्कि उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य होता था कि किस प्रकार शोषण करके, शोषित करके वो उसका उपयोग अपने हितों के लिए कर सकते हैं। इसमें अलग अलग विशेषताएं भी थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो थी इसमें हम देख पाते हैं, पहला विदेशी शासन की स्थापना। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, इसका मूल मुख्य उद्देश्य जो हमें मिलता है उसमें मिलता है कि वो अपने विदेशी शासन को स्थापित करना चाहते थे, जिससे उनके हित पूरे होते। दूसरा हो गया राजनीतिक संप्रभुत्ता का ह्रास। राजनीतिक संप्रभुत्ता जो है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी। तीसरा आ जाता है प्रशासन का केंद्रीकरण। तो प्रशासन वहां पे केंद्रीकृत रूप में कार्य करता था। चौथा हो जाता था आर्थिक शोषण। पांचवा हो जाता था राजनीतिक प्रभुत्व। छठा हो जाता था स्थानीय संस्थाओं का कमजोर होना। सातवां हो जाता है आपका जनता की राजनीतिक भागीदारी का सीमित होना। और उसके बाद फिर आ जाता है राजनीतिक मूल्यों की अवधारणा। तो ये सभी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अनदर फिर उसके बाद बताया गया है राजनीतिक मूल्य जो थे उसमें किसी भी राज्य की शासन प्रणाली के नैतिक और वैचारिक आधार होते थे। किस प्रकार के आधार होते थे? तो नैतिक और वैचारिक दोनों प्रकार के आधार होते थे। और इनमें प्रमुख रूप से शामिल होते थे। तो लोकतंत्र शामिल होता था, स्वतंत्रता शामिल होती थी, समानता शामिल होती थी, और साथ ही साथ न्याय, नागरिक अधिकार, उत्तरदायी शासन, ये सभी भी इसमें सम्मिलित होते थे। उसके साथ ही साथ उत्तरदायी शासन के बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका विधि का शासन, प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक सहभागिता। और औपनिवेशिक शासन में इन मूल्यों को अपने साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप वो ढालना चाहते थे। उनका उद्देश्य ये होता था कि किस प्रकार अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक हितों या स्वरूप में वह उसको क्या कर सके, ढाल सके। भारत की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप भी हमें यहाँ दिखाई देता है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। मुगल प्रशासन, मराठा संघ, सिख राज्य और दूसरे क्षेत्रीय शक्तियां जो है वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शासन किया करती थीं। साथ ही साथ बोला जा रहा है स्थानीय पंचायतें भी थीं, ग्राम सभाएं थीं, सामुदायिक संस्थाएं थीं, प्रशासन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शासन का स्वरूप जो था वह लोकतांत्रिक नहीं होता था। लोकतांत्रिक नहीं होता था कहने का मतलब है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं आती थी। कौन आता था? तो जिसको ये चुनते थे या अपने मर्जी के मुताबिक अपने पसंद के लोग और अपनी इच्छा के अनुसार उसे संचालित करते थे। और स्थानीय स्तर पर जनता की सहभागिता भी हमें देखने को मिलती है। कौन सी सहभागिता देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा, जनता की सहभागिता। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर पॉइंट आ जाता है, ब्रिटिश शासन का जब आगमन होता है तो इन पारंपरिक संस्थाओं का महत्व फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन जब आता है तो सबसे पहले तो वो परंपराओं पर ही मतलब परंपराओं पर ही आघात करता है। आघात क्यों करता है? क्योंकि उसे मालूम था किसी भी देश को अगर डिस्ट्रॉय करना है, उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल में लाना है, तो सबसे पहले उसका जो फंडामेंटल कोर है उस पर अटैक करिए। और अगर उस पर अटैक करोगे वो डैमेज हो गया तो उसके बाद उसका अपना कोई स्ट्रक्चर बचेगा नहीं। तो उसको जिस स्ट्रक्चर में भी ढाला जाएगा उस स्ट्रक्चर में क्या होता चला जाएगा, ढलता चला जाएगा। तो ये देखने को मिलता है और इसका धीरे धीरे इंपॉर्टेंस भी कम होने लगता है। राजनीतिक संप्रभुत्ता का ह्रास हो जाता है। औपनिवेशिक शासन जो रहता है इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का समाप्त होना था। भारतीय शासकों की संप्रभुत्ता समाप्त हो जाती है। निर्णय लेने की शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में चूंकि चली जाती है तो वो उसके अनुसार अपना निर्णय लिया करते थे। भारतीय जनता अपने ही देश में राजनीतिक रूप के क्या हो गई थी, अधीन बन गई थी। और विदेश नीति जो थी, विदेश नीति, रक्षा, प्रशासन, ये पूर्णतः ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। और इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता का स्थान विदेशी प्रभुत्व ले लेता है। कौन ले लेता है? विदेशी प्रभुत्व। सत्ता का केंद्रीकरण देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन जो है इसने प्रशासन को बहुत ही ज्यादा केंद्रीकृत बनाया था। दूसरी विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे गवर्नर जनरल के हाथों में बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। और शक्ति आ जाने की वजह से वह उसका उपयोग अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। और फिर उसके बाद हमें भारतीय सिविल सेवा का गठन भी देखने को मिलता है। आईसीएस जो है, आईसीएस की स्थापना इसी वजह से की गई थी ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का जो आपका, आप कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जिसे बोलते हैं औपनिवेशिक स्ट्रक्चर, ये औपनिवेशिक स्ट्रक्चर वो पूरे तरीके से क्या करना चाहते थे, उसको सही तरीके से चलाना चाहते थे। और औपनिवेशिक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए उसको किसकी जरूरत थी? औपनिवेशिक स्ट्रक्चर या औपनिवेशिक ढांचा जो था, उस ढांचे को चलाने के लिए उन्होंने फॉर्म किया किसे?
आईसीएस को, इंडियन सिविल सर्विसेज को, और उसको फिर इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, बड़े पैमाने पर शोषण की अपनी कार्यवाहियों को अंजाम देते थे, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो रहा था, तो उनको अच्छे से मालूम था कब कितना शोषण हो सकता है, और इसके हमें खामियाजा या इसका जो अंजाम है वो भुगतना पड़ता है लोगों को बड़े पैमाने पर। आगे फिर इसी के साथ हमें देखने को मिलता है प्रशासन का पदानुक्रम, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रशासन का पदानुक्रम कहने का मतलब है कि प्रशासन में उन्होंने पद का एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे इसको बोल दिया गया ग्रुप ए बना दिया गया, बी बना दिया गया, सी बना दिया गया और डी बना दिया गया, और हर एक का अलग अलग काम था। ए वाला जो है वो डिसीजन लेगा, साइन करेगा, एटसेट्रा। बी वाला जो है उसको फॉलो करेगा। सी वाला का काम है इंफॉर्मेशन गैदर करके फाइल पास, मतलब फाइल पर आपका सिग्नेचर करके उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाना। डी वाले का काम है फाइल को बस कैरी करना, उसको कोई ऑथोरिटी ही नहीं है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था, इसने उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ताकतवर बना दिया। पूरे देश में एक समान प्रशासनिक नियंत्रण भी देखने को मिलता है, स्थानीय शासकों की शक्तियों में कमी भी देखने को मिलती है। केंद्रीकरण में प्रशासन अत्यधिक सुसंगठित रूप में दिखाई देता है और जनता की भागीदारी सीमित दिखाई देती है। रूल ऑफ लॉ भी दिखाई देता है, शासन की स्थापना दिखाई देती है। और ब्रिटिश शासन ने आधुनिक न्यायिक संस्थाओं तथा लिखित कानूनों का भी विकास किया था। किसका विकास किया था, तो याद रखिएगा लिखित कानून। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है, उसका एक नियम है कि पहले, सबसे पहले कौन साइन करेगा, उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा। बड़ा डिसीजन है तो कई लोग मिल करके शासन करेंगे, तब जाकर के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम में आ पाएगा या अप्लाई हो पाएगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद आ रहा है प्रमुख विशेषताएं। तो पहला, न्यायालयों की स्थापना हो गई थी, संहिताबद्ध कानून देखने को मिलता है, और आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया का ढांचा भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है, उच्च न्यायालयों की स्थापना देखने को मिलती है। विधिक शिक्षा जो होती है, इसका स्ट्रक्चर भी उभर करके आता है, और व्यवहार में कानूनों का उपयोग भी हमें कई बार औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए दिखाई देता है। भारतीय सिविल सेवा का विकास भी हमें देखने को मिलता है। सिविल सेवा ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था माना जाता था। क्यों? क्योंकि शोषण बड़े पैमाने पर एक करके देता था, किसको? ब्रिटिश साम्राज्य को। तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा था। ऐसा नहीं कि कोई और अच्छे पर्पज से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको इंट्रोड्यूस ही किया गया था ताकि स्ट्रक्चर में शोषण को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया जा सके। क्योंकि अगर एक बार कोई काम किया जाए तो एक बार समझ में आता है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर मैनर में हर दिन किया जाए तो शोषण थोड़ा होगा या बहुत ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा। अनदर फिर उसके बाद फिर हमें दिखाई देता है इसके कार्य के बारे में। तो कार्यों में हमें दिखाई देता है कानून व्यवस्था बनाए रखी जाती थी, कर संग्रह देखने को मिलता है, प्रशासनिक नियंत्रण देखने को मिलता है, सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन देखने को मिलता है, और उसके बाद भारतीयों को सीमित अवसर मिले, इस बात का भी स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, ताकि उच्च पदों पर कोई भारतीय न पहुंच सके, जिससे कि उनके पावर और अथॉरिटी में कोई चैलेंज उनको नहीं कर सकता था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बताई रिलेटेड टू कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशवाद और उसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसको एक बार आप रिकॉल करेंगे, देखेंगे, एंड देन उसके बाद फिर बहुत जल्द इसके बाद वाले में सेकंड लेक्चर में इसके और डिटेल मैनर पे मैं डिस्कशन करूंगा, उसमें बताऊंगा, और फिर उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो उसे देखें, अगर किसी तरह का डाउट होता है देन लेट मी नो, एंड देन आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो आज के लिए ये पोर्शन, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और किस प्रकार के लेक्चर्स आप चाहते हैं वो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपको इस तरह के लेक्चर्स और प्रोवाइड करता रहूं। कोशिश करूंगा अगले भी इसे और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, अपने इच्छा या अपना जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस है वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।